चलिए एक बार फिर से मैं आपका केएसएफ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं विषाणु जनित रोग। ऐसे उन सभी रोगों की बात करेंगे जो किसके कारण होते हैं, विषाणुओं के कारण होते हैं। जब कोई वायरस तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, प्रवेश करता है, तो वो वायरस तुम्हारी बॉडी में जाकर के क्या क्या प्रभाव दर्शाता है, वही प्रभाव यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उन्हीं प्रभावों की अपन बात करेंगे। उन्हीं प्रभावों को स्टार्ट करने से पहले अपन एक छोटी सी बात सुनते हैं, ठीक है ना। एक थोड़ी सी बात है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन रियल लाइफ की बात है। क्रिकेट देखते हो कभी? क्रिकेट देखा है कभी? नहीं देखा तो कभी नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं। बस एक शख्स है उस क्रिकेट के अंदर, एक खिलाड़ी था, ठीक है। एक खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी था, ठीक है ना। क्रिकेटर के अंदर विकेट्स होते हैं, स्टंप्स होते हैं, इतना समझते हो, 3 डंडे होते हैं, ठीक है, जिसके आगे की तरफ प्लेयर खड़ा रहता है और उसके पीछे विकेट कीपिंग करता है। और इसी विकेट कीपिंग करने वाला एक इंडियन प्लेयर था, ठीक है, जो विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग करता था। वो प्लेयर जो था खेलने में बहुत अच्छा था। उसने सालों साल उस पीछे विकेट कीपिंग के लिए बहुत साल मेहनत की थी और वो स्टेबल भी था। वो कंटिन्यू उसके लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन जब वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ, उस समय एक बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट में चल रहा था, जिसका नाम था MS धोनी। नाम सुना होगा क्या? MS धोनी। अब ये बहुत बड़ा नाम था और जो उसके पीछे एक और क्रिकेटर था, विकेट कीपर था, जो वो भी उसी टैलेंट का था। लेकिन उसके कंपेयर में जो MS धोनी है, उसका टैलेंट बहुत बेबुनियाद था, खत्म होने लायक ही नहीं था। जब तक वो धोनी उस टीम में है तब तक उसकी जगह बननी नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने उसको ताना देते थे कि भाई तू अब क्रिकेट छोड़कर बैठ जा। लेकिन वो उसने कभी हार नहीं मानी। उस बंदे ने, तुम मानोगे नहीं, रणजी में भी खेला, IPL में भी खेला, और जब धोनी नहीं होता तो टीम में तो उसको जगह दी जाती थी, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू अपनी जो हार्ड वर्क था वो करता रहा। ये टेंशन एक तरफ अपने कैरियर को लेकर के कि मेरे को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी टेंशन डे बाय डे उसको थी। उसके अलावा जब उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है ना, उसका ही सबसे खास, सबसे बेबुनियाद, जिसपे वो आंख बंद करे भरोसा कर सकता था, उसका एक सबसे बेस्ट फ्रेंड था। उसी बेस्ट फ्रेंड ने उसी समय जब वो अपने कैरियर से जूझ रहा था, जिसमें टैलेंट होने के बावजूद उसको टीम में जगह नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, मेन चीज थी टैलेंट होने के बावजूद उसको टीम में जगह नहीं मिल रही थी और हर तरफ से उसको ताने ही ताने सुनने को मिल रहे थे। लेकिन वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा था और कंटिन्यू खेल रहा था, भले उसे इंडियन टीम में खेलने को मिले कि नहीं मिले, स्टेट टीम में, जहां पर भी, IPL में जहां पर भी जगह मिलती थी वो खेलता था। लेकिन उसका एक सबसे बेस्ट फ्रेंड था, उसने उसे धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया, सुनना। उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ के साथ वो भाग गया, ठीक है ना। उसकी वाइफ ने और उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया और उन दोनों का अफेयर चल रहा था। और जब बात उसको ये पता चली तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गया था बंदा, ठीक है ना। एक तरफ कैरियर का बोझ, एक तरफ पर्सनल जो सबसे, जिस दोस्त पे अपन आंख बंद करके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वो दोस्त उसको धोखा दे दिया। और दूसरा होता है अपनी रियल लाइफ या के अंदर जो जीवन साथी होती है, वो भी उसको धोखा दे दी, ठीक है ना। अब वो बेचारा अकेला, फिर भी उसने कभी अपने लाइफ के अंदर हार नहीं मानी। उस बंदे ने डे बाय डे अपना काम करता रहा, ठीक है ना, डे नाइट वो अपने काम में, कभी उसने अपने काम के साथ बेईमानी की नहीं। जितना उसको टाइम मिलता था, जितना भी टाइम मिलता था, वो अपने बैकफुट पे या ग्राउंड पे अपनी प्रैक्टिस को देता था। और इस प्रेशर को तुम्हें नहीं पता है, जब कोई व्यक्ति अपने कैरियर से धोखा खा जाए, अपनी लाइफ से धोखा खा जाए, अपने दोस्तों से धोखा खा जाए, अपने फैमिली वाले मेंबर से धोखा खा जाए, वो बंदे की कंडीशन क्या होती है। लेकिन उस बंदे ने एक सेकंड भी खुद को नहीं टूटने दिया और वो बंदा इंडिया के लिए खेला भी सही और बहुत लंबे समय तक खेला। कम मैच ही खेला लेकिन इंडिया के लिए खेला और एक समय उसको IPL के अंदर बहुत बड़े दाम के साथ खरीदा भी गया था। IPL में
जो इंडिया को जिताने वाला, लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिताना था, लास्ट बॉल पे बांग्लादेश के सामने, और लास्ट बॉल पे उसने छक्का मार के जिताया था। और एक समय बहुत बड़ा नाम चला था अभी थोड़े दिन पहले, जिसका नाम था दिनेश कार्तिक। नाम सुना हुआ दिनेश कार्तिक? बहुत सारा नाम नहीं सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन वो बंदा एक ऐसा बंदा था, उसकी पर्सनल लाइफ कभी खोल के देखना तुम, उसकी पर्सनल लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। जो कभी उसने अपने स्टेडियम के अंदर अपने पर्सनल स्पीच में कभी उसने बोला ही नहीं। आज तक उसकी स्पीच देखोगे तो उसने अपने दोस्त के लिए कभी भी एक कटु वर्ड भी यूज नहीं किया। अपनी वाइफ के लिए एक भी टिप्पणी उसने नहीं की अपने। उसके ट्विटर अकाउंट पे खोल के देख लेना, उसकी पर्सनल लाइफ के डायरी के पेज खोल के देख लेना। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी उसने अपने दोस्त के लिए एक शब्द भी तक नहीं बोला, और ना ही अपनी वाइफ के लिए कभी कटु वर्ड बोला। बस उसका एक ही ड्रीम था कि जिस काम में मैं निपुण हूं वो काम मैं करूंगा लाइफ में, समझोगे नहीं। और उसने ये मान के चलो, जब इसको धोखा मिला उसके बाद उसकी दूसरी शादी भी हुई, और दूसरी शादी उससे कई गुना अच्छी लड़की के साथ हुई, जो खुद भी एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन थी। तो ये रियल लाइफ है, ठीक है ना। तुम्हें भी बहुत सारे सुनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुनो। लेकिन मैं कहता हूँ सुननी सबकी है तुम्हें, लेकिन करनी अपने मन की है, समझोगे नहीं। तुम्हें लगता है कि कोई सुना रहा है, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनने के बाद तुम्हें करना क्या है ये तुम्हें डिसाइड करना है, किसी और के कहने से नहीं। एडवाइस जिसकी जितनी मिले लेनी है तुम्हें, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपना काम चलते रहने देना है, ठीक है ना। लोगों का काम एक ही होता है, ठीक है, बोलना। बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे तुम्हें स्पीच दे के दे देंगे कि नीट कुछ भी नहीं है, नीट करना इतना इजी है। जो रियल लाइफ में इधर बैठा होता है ना, उसको पता होता है क्या चीज क्या है, फैक्ट क्या है, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके किसी के लिए बोलना बहुत स्मूथली है कि ये कर दो वो कर दो। मैं भी कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर बोलना बहुत इजी है, लेकिन उसको रियल लाइफ में उतार के कंप्लीट करना ये सबसे मुश्किल काम होता है, और वो कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ये कहने वाले तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, मैं भी आऊंगा उस एक कैटेगरी में, लेकिन वहां पे बैठ करके वो काम करना, ठीक है ना। यहाँ पे कहना और वहां पे करना, दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, तुम्हें सुननी सबकी है, लेकिन करना वही है जो तुम्हारे दिल को बेटर लगे कि ये चीज बेटर है। तुम्हें लग रहा है ये काम की चीज नहीं है, एक कान से सुनो, दूसरे कान किस लिए, निकालने के लिए होता है, समझ गए। एक कान से सुन लो, दूसरे कान से फटाक से निकाल दो। उसका लोड तुम्हारे दिमाग पे नहीं लेना है, लोड उसी चीज का लेना है जहां पे तुम नेगेटिव हो। तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट मेरा नेगेटिव है, तो लोड लो दिमाग के ऊपर। तुम्हें लगता है तुम गलत नहीं हो, तुम सही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। समझ लो बात मेरी। तुम्हारे लिए तुम्हारा गोल सबसे पहले होना चाहिए, दूसरी चीजें कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मैं तो सबसे बेस्ट तरीका यही मानता हूँ। आज तक मैं जब भी मैं अपने यहाँ से गुजरता हूँ, मैं बहुत कम टीचर से या किसी से भी बात करता हूँ, तो मैं कोई भी बोलता है मैं सुन लेता हूँ उसकी बात, उसको वापस अपोज में बहुत कम बोलता हूँ कि ये ऐसा होता है, मेरी एडवाइस बहुत कम देता हूँ। मैं वो जो बोलता है उसको सुन लेता हूँ कान में ध्यान से, फिर मेरे को लगता है उसकी बात ढंग की है तो मैं अपनी लाइफ में उतारता हूँ। मेरे को लगता है नहीं है ढंग की, तो मैं बस अपने हाँ बनने में क्या लगता है, वो कह रहा है अगर उसको बोल के सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो बस ठीक है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलने दो। तुम्हें तो वही करना है जो तुम्हें लाइफ में करना है बस। और तुम्हें पता है, क्योंकि अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम 17-18 साल के लड़के हो, और 17-18 साल का बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है कि वो सही है कि गलत है। अब तुम्हें परख होने लग गई है कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है, क्या रॉन्ग है तुम्हारे लिए, और बेटर को तुम्हें लाइफ में उतारना है। तुम्हें लगता है ये चीज तुम्हारे लिए रॉन्ग है तो उसको हटाते चलो, रिमूव करते हुए चलो, और डे बाई डे चलते हुए चलो, ठीक है। रुकना नहीं है, पहली चीज ये। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया तुम रुक गए, उसी बात में ढूंढने लगे कि ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इसने ऐसा क्यों बोला, ठीक है ना। उनका काम है बोलना, ठीक है ना। आज तुम्हें जो बोल रहे हैं ना, भले कुछ भी बोले, भले कोई भी हो, ठीक है ना। आज जो तुम्हें बोलते हैं कि पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, तो ये मेरे से आज लिख के ले लो तुम। जिस दिन तुम कुछ बन गए हैं ना लाइफ के अंदर, वो सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म पे आके यही बात कहेंगे कि मेरे को पता था ये करने वाला है। समझ गए बात मेरी। जो आज तुम्हें कुछ भी बोलते हो कि इससे कुछ नहीं होना, तुम
भले कुछ भी कर लो, तुमसे कुछ नहीं होना। और अगर तुम गलती से सेलेक्ट हो गए ना, मान लो किसी में भी, तो सबसे पहले वही बंदा इस प्लेटफॉर्म पे आएगा और बोलेगा कि मेरे को तो पता था तुम ये करने वाले हो। और भले ही वो मन में सोच रहा हो कि तुम्हारी टांग खींच के तुम्हें गिराना हो, लेकिन जिस दिन तुम सेलेक्ट हो गए तो सबसे पहले वो माला पहनाने वाला बंदा भी वही होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं तुम्हें कि कोई बोले, कुछ भी बोले, तुम्हें पता है तुम गलत नहीं हो, तो बस वो बात खुद के ऊपर नहीं लेनी है। बस सुन लिया, बात वहीं खत्म कर दो। बस उसको बोल के सेटिस्फेक्शन है तो तुम्हें बिना सुने सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऐसे रिएक्ट करना है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें सुनना है कि नहीं सुनना, क्योंकि लोगों का काम ही एक ही होता है, बोलना। इसके अलावा लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनका काम होता है कि बोल दिया तुम्हें, बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, समझ गए। तो तुम्हारा काम भी यही होना चाहिए। सही बात है तो दिमाग में लो, नई काम की बात है, एक कान से दूसरा कान कब काम लोगे? एक ही कान काम थोड़ी लेना, अपन को दूसरा कान भी काम में लेना है। तो एक कान से लो और दूसरे कान से, समझ गए। जैसे अपन कुछ भी रूम में बैठे होते हैं तो कचरा तो बिखरना ही है, तो कचरे को घर के अंदर रखना नहीं है, घर से बाहर निकालना। वैसे ही है तुम्हारे लाइफ के अंदर भी बहुत सारी बातें आएगी तुम्हारे सामने, तो सारी बातों को लाइफ में उतारना नहीं है, कुछ बातों को लाइफ में उतारना और मैक्सिमम बातों को घर से बाहर फेंकना है, यानी दिमाग से बाहर निकालना है। और ये तुम्हें करना आना चाहिए, क्योंकि अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, छोटी क्लास के 14 साल 14 या 15 साल के स्टूडेंट नहीं हो, तुम 17 साल के एडल्ट पर्सन हो। और तुम्हें इतना तो पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और तुम्हें ये चीज़ें समझनी है, और ये समझते हुए ही आगे चलना है, और ये तुम्हें लाइफ में समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी के कहने से रुक जाओ। अगर ये होता ना कि कोई तुम्हें सुना रहा और तुम सुन के बैठ गए हार मान के कि हाँ भाई ये नहीं होना, तो तुम वहीं बैठे रहोगे। अगर ऐसा होता तो आज कोई भी, जैसे मेरे साथ जो बंदा पढ़ता था, वो 12th पास करने के बाद एम्स में बैठा है, 12th फेल करने के बाद भी 12th पास की और फिर एम्स में बैठा है। तो मान के चलो उसके सामने कितने ताने आए होंगे, उसको कितने लोगों ने बोला होगा तू क्या नीट करेगा। तो बहुत सारे होते हैं जो तुम्हें खींचने का काम करेंगे कि तुम क्या पढ़ोगे, तुम इधर उधर घूमोगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कहने वाले होंगे, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना, तुम शांति से अपना काम करते चलो। जवाब किससे देना तुम्हें? अपने पेन से और ओमार सीट से और नीट के रिजल्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब जैसे बहुत सारों को मैं तो कहता हूँ नीचे वाले जो बैठे हैं उन्हें ये गलत फहमी है कि हम 12th में परसेंटेज ज़्यादा बनाएंगे। वो गलत फहमी सबसे पहले उनको वहीं गलत साबित करो, क्योंकि जब तुम फर्स्ट आओगे और मेरिट में आओगे 12th के अंदर, सबसे पहले उनका ही दिमाग से वो कचरा निकाल दो कि नीचे वाले प्लेटफॉर्म से ही 12th में फर्स्ट आया जा सकता है। पहले उनका ही दिमाग से कचरा निकालो, क्योंकि पहले मान के चलो रिजल्ट उसी का आएगा। और सबसे पहले मेहनत भी तुम्हें नीट के अंदर और 12th के अंदर सिमिलर ही करनी है। मेहनत में कोई फर्क नहीं है, दोनों में नॉलेज चाहिए, नॉलेज तुम्हें लेना है और दोनों में ही पढ़ना है तुम्हें। तो सबसे पहले मेहनत तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी हिंदी इंग्लिश के लिए, बाकी सारा का सारा सिमिलर है। तो 12th वालों को कम से कम इतना दमकम लगा दो कि नीचे के क्लासरूम से कोई फर्स्ट कैसे आ जाए, तुम्हें फर्स्ट इसी क्लासरूम से लाना है, ताकि तुम पहले प्लेटफॉर्म पे बोल सको, जहाँ तुम बाकी वाले आएंगे भी सही कि हमको पता था, इसीलिए तो हमने क्लासरूम नीचे ऊपर अलग बनाया था, दोनों क्लासरूम में डिफरेंस इसीलिए किया था हमने। लेकिन तुम्हें पता होगा तब तुम प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हो, जब जिस समय जिस चीज का जवाब देना उस समय जवाब दो, ठीक है ना। अभी तुम जवाब दोगे किसी बात का तो वो जवाब तुम्हारे और उसके बीच में रहेगा, 2 पर्सन के बीच में। और जब तुम एक प्लेटफॉर्म के द्वारा किसी का जवाब दोगे तो वो जवाब पूरी दुनिया के सामने रहता है, ठीक है ना। 2 जनों के बीच में जो जवाब या आदान प्रदान हो रहा है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन जो एक बात तुम कहना चाहते हो वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कहोगे तो वो बात बहुत दूर तक जाती है। तो इसीलिए कह रहा हूं पहले तुम कुछ बन जाओ, उसके बाद जिसको जितना जवाब देना है दबा के दो। और अगर तुम गलती से कुछ नहीं बन पाए तो तुम कितना भी जवाब दे दो सामने वाले को, तुम्हारा 0 ही रहेगा वो, कि मेरे को वो बंदा दूसरे दिन यही कहेगा कि मेरे को पता था कुछ नहीं होने वाला,
ये यहीं बैठने वाले, खाली हमारे सामने बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जवाब तुम्हें किस तरीके से देना और कब देना ये तुम्हें पता होना चाहिए, और वही बेस्ट सॉल्यूशन है। इससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं है कि जवाब का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए और किस तरीके से जवाब देना है। ये जिस दिन तुम्हें पता चल गया, मान के चलो तुम बहुत ऊपर तक जा सकते हो। और मैंने तुम्हें बोला है कि जवाब ये नहीं कि तुम किसी से झगड़ा करके आ जाओ, वहीं माता बच्ची करके आ जाओ। जवाब तुम्हें अपने तुम्हें शब्दों को बल तब मिलेगा जब तुम बन जाओगे लाइफ के अंदर। जब पहला मुकाम तुम्हारे पास ये है 12th वाला, पहले इस मुकाम को छू लो, उसके बाद जो बोलना है बोलो आराम से। और जब तक वो मुकाम नहीं छुआ तुम जीरो हो, जीरो रहोगे। समझ गए? तो पहले कुछ बन जाओ, फिर जैसे बोलना है वैसे सुना सकते हो किसी को भी, फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा। समझ गए? अब जैसे एक छोटा सा आदमी है, एक गरीब फैमिली का आदमी है, अगर वो 2 गालियां ही दे देगा ना किसी बड़े अफसर को, मान लो कोई पुलिस वाला है, उसको जाके गरीब आदमी, भले गलती पुलिस वाले की और जाके पुलिस वाले ने उसको थप्पड़ मार दिया, कुछ भी कर दी गरीब आदमी को, और गरीब आदमी उसको गालियां दे रहा है, क्या उस पुलिस वाले का कुछ बिगड़ने वाला है क्या? कुछ नहीं। लोग जो 2-4 वहां से निकलेंगे ना, वो भी सपोर्ट किसको करेंगे? पुलिस वाले को। समझ गए? एक कलेक्टर का और एक छोटे से आदमी का झगड़ा हो जाता तो सपोर्ट जो भी आदमी होंगे वो कलेक्टर का फेवर लेंगे, कभी छोटे आदमी का नहीं लेंगे, भले गलती कलेक्टर की क्यों नहीं हो, क्योंकि उसके पास पावर है, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव की है। अब वो कितना भी गलत होगा तो भी सही वही माना जाएगा, और भले वो छोटा आदमी भले कितना भी सही हो लेकिन गलत वही माना जाएगा। और ये डिफरेंस तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम सक्सेसफुल हो तो तुम्हारी बात सबसे पहले सुनी जाएगी, और अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, तुम्हारे कुछ भी नहीं बन रहा है, तो मान के चलो तुम्हारी बात सुनी नहीं जाएगी। समझ? नीचे क्लासरूम होता है ना, कोई नया टीचर डेमो पे आता है ना, तो जो पूछा जाता है ना इंटरव्यू के ये टीचर कैसे पढ़ाते हैं, तो टॉपर स्टूडेंट से पूछा जाता है, राय टॉपर स्टूडेंट से ली जाती है। कभी तुमने देखा पीछे वाले स्टूडेंट से पूछा है कभी कि कैसा पढ़ाया सर ने? ऐसा कभी पूछा है कभी? क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उन्होंने वो नाम कमा रखा है, तो उनसे एडवाइस ली जाती है। और यहाँ पर भी तुम्हें यही काम करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो तुम्हें पहले अपने गोल पे डिसाइड फोकस करो, उसके बाद दूसरी चीज़ों पर। दूसरी चीज़ों से तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला? पास वाला भले ही ढोल लगा के बजा रहा है ना, तुम पढ़ रहे हो तो तुम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ये तुम्हारा ऐसा गोल तुम्हारे लाइफ के अंदर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ करनी है, भले कैसे भी करूँ, ख़त्म करनी है मेरे को चीज़ को। इतना मजबूत तुम्हारा गोल होना चाहिए, यानी तुम्हारे लक्ष्य के सामने कुछ भी बीच में अड़ंगे नहीं आने चाहिए। जैसे अर्जुन वाली कहानी सुनी हुई है। अर्जुन की कहानी सिंपल सी थी। जब उसने तीर मारा था, किसको मारा था? मछली की आंख को, ठीक है ना। तो उसे मछली वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही थी, एक ही चीज दिख रही थी, आंख, जहां उसको तीर चलाना था। उसके अलावा आसपास क्या हो रहा है वो तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें देखना है तुम सही हो तो बस सही हो। पास वाला गलत है तो इधर वाला गलत है, उधर वाला गलत है, वो तुम्हें नहीं, सारी दुनिया का ठेका तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें खुद का ठेका लेना है कि तुम सही हो तो बस बात खत्म। समझ में आ रही है बात मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना इतना सा चाह रहा हूँ, तुम्हें सेल्फिश बनना है, जो मैं पहले दिन ही बोला था। तुम्हें बस खुद का पता होना चाहिए, और खुद सही हो ये तुम्हारे खुद के मन से पूछना है, और किसी से नहीं पूछना है। अगर तुम सही हो तो बाकी सारे भले ही गलत हो, कुछ भी हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम्हें पता है तुम सही हो, पास वाला कह रहा है तुम गलत हो, तो तुम्हें सुनना ही नहीं है उसकी बात। बस तुम्हें खुद से जब आंसर मिल जाए कि तुम गलत हो, तब तुम्हें रुक जाना है कुछ समय। जब तुम्हें खुद से आंसर मिल रहा है कि तुम सही हो, तुम्हें रुकना नहीं है, भागते चलना है। और जिस दिन तुम्हारे पास आंसर आ रहा है खुद से ही कि मैं गलत हूं, तब थोड़ी देर रुको, खुद से सोचो कहाँ गलत हो, उस गलती को ढूंढो और उस गलती को ठीक करो और वापस आगे बढ़ो। समझ गए बात मेरी? तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे आएंगे लाइफ में, बहुत सारे लोग आएंगे और आते रहेंगे, ये चलता रहेगा लाइफ का पार्ट।
चलो देखो अब समझना है यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पर विषाणु जनित रोग किसे कहते हैं। जब तुम्हारी किसी भी कारण से तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर हो जाता है और उस वायरस के कारण तुम्हारी बॉडी को कोई भी लॉस होता है या तुम्हें कोई भी बीमारी होती है, तो उस बीमारी को या उस रोग को अपन क्या बोलेंगे, विषाणु जनित रोग। यानी ऐसे रोग जो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, विषाणु या वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग जो भी थे अपन ने टोटल कितने पढ़ने हैं, 5। पहला कौन सा था, पहला कौन सा था, एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा कौन सा था, पोलियो। तीसरा कौन सा था, सामान्य जुकाम। चौथा कौन सा था, रेबीज। और पांचवा कौन सा था, मम्स। ठीक है ना। इन 5 रोगों का डिटेल में अपन को पढ़ना है, एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे, एड्स अपन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए एड्स को मैं यहां पर नहीं पढ़ाने वाला। जब ये सारे के सारे रोग कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं 3 रोग पढ़ाऊंगा, मलेरिया, एड्स और कैंसर, क्योंकि ये 3 रोग डिटेल से पढ़ने, अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको, तो इसीलिए उस रोग को मैंने पेंडिंग में रखा है। पोलियो तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो अभी अपन उसको नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे जरूर, लेकिन अभी एक बार छोड़ दो, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे वो एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। इसीलिए पहले तुम अपने सिलेक्शंस को सिक्योर करो, उसके बाद अपन रैंक की बात करेंगे, क्योंकि पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसा करना है तुम्हें, प्योर सिलेबस करना है। जब तुम्हारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा उसके बाद तुम्हें रैंक के लिए भागना है। समझ में आ रही है बात मेरी, क्योंकि बोर्ड में भी यही आएगा तुम्हारे, और नीट में भी मैक्सिमम चांसेस इसी के आने के। उसके बाद जो अपने पास टाइम बचेगा तो अपन जो रोग अपने काम के उसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। जब मैं लास्ट में रिवीजन करवाऊंगा जो रोग मैं छोड़ रहा हूं, इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पहले अपन 90 क्वेश्चन के लिए भाग नहीं रहे, अभी अपन भाग रहे हैं 88 89 क्वेश्चन के लिए। और 88 89 क्वेश्चन तुमने जो पढ़ा है वो करेक्ट कर दिया तो मान के चलो कहीं अटकने वाले नहीं हो। तो इसीलिए पहले अपन उन्हीं रोगों की बात कर रहे हैं जो अपने काम के हैं, जो एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखे हैं। तो पोलियो तुम्हारे नहीं है। तीसरा कौन सा था अपना, सामान्य जुकाम, तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है। तो सामान्य जुकाम क्या होता है, सामान्य जुकाम जो तुमने देखा होगा कि मौसम के परिवर्तन होने से, जैसे ही तुम गर्मियों से सर्दियों के अंदर घुसते हो तो तुम्हें सर्दी जुकाम लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता, और वही सामान्य जुकाम है, कुछ नहीं है। उस समय की कंडीशन याद कर दो, जिस समय तुम्हें सामान्य जुकाम होता है तो उसके जो कैरेक्टर होते हैं एक बार खुद से रिपीट करना स्टार्ट करना, सोचना उस समय तुम्हारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तुम्हारे नाक से पानी टपकना स्टार्ट होता है कि नहीं आता, कभी कभी आंखों से भी पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, सर भारी हो जाना है, गला पूरा का पूरा खींच जाता है, बोलने में तकलीफ होती है, होते कि नहीं, ये सारे के सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं कि नहीं। हल्का फुल्का फीवर भी आ जाता है कभी कभार, मैक्सिमम चांसेस में नहीं आता, कभी कभार हल्का फुल्का फीवर भी आ जाता है। तो जो कैरेक्टर तुम्हारी बॉडी के अंदर दिखते हैं, गले में दर्द होने लग जाता है, ठीक है ना, जितने भी कैरेक्टर्स हैं यही होते हैं कि नहीं होते। देखो नासिय संकुचन, नाक होता है पूरी तरह बंद हो जाता है, ऐसे नाक से बोलना स्टार्ट कर देता है, ऐसे आती है कि नहीं आवाज तुम्हारी, ठीक है ना, आती है नहीं आती रे, कभी कभी यहाँ पर भी आती होगी, ठीक है ना। पतले लोग होंगे उनकी आवाजें निकलती नहीं होगी, थोड़े मोटे लोग होंगे उनकी ऐसा बहुत कम होता है ऐसे केसेस, समझो कि नहीं समझो। तो पहला कौन सा होता है, नाकीय संकोचनशीलता, यानी नाक क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है थोड़ी बहुत, समझे कि नहीं समझे। आवाज कैसी निकलती है, फटी फटी निकलती है, समझ गई आरती, कैसी आवाज निकलती है, फटी फटी, ठीक है ना। अब अगला देखो, गले में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, और क्या हो जाता है, सिर भारी होने लग जाता है। आ गई बात समझ में, किसी को दिक्कत है क्या। जो लक्षण है वो तुमने अपने लाइफ में झेल रखे, तो इनको लिखना बहुत इजी है तुम्हारे लिए, ज्यादा तकलीफ होनी नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ से ये लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं कि नहीं फैल सकते, और फैलेंगे कैसे है जी, समझे कि नहीं समझे।
अगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जुकाम लग गया है, तुम्हें लग रहा है पास वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है बहुत ज्यादा और तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, पास वाले के ऊपर जाके क्या करना है, ठीक, समझ गए बात मेरी, तो तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें, समझ गए बात मेरी। अगर ज्यादा कोई गबागब करता है तो क्या करना है, पास जाके हैक ची, समझ गए बात मेरी। तो यहाँ पर संक्रमित व्यक्ति की छींक खांसी से निकलने वाले जो एयर ड्रॉप्स होते हैं, जिसके द्वारा वो व्यक्ति को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति क्या हो सकता है, संक्रमित हो सकता है। समझ में आई बात क्या? इसमें जो इन्फेक्शन होता है, जो भाग तुम्हारा सबसे ज्यादा संक्रमित होता है, वो भाग कौन सा होगा, एक तो होगा नाक, दूसरा होगा गला। लंग्स इससे इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, अच्छे से याद रखना। इसमें लंग्स क्या होते हैं, इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, समझ गए। बहुत बार क्वेश्चन, एक दो बार क्वेश्चन दिया हुआ है अच्छे एग्जाम के अंदर कि सामान्य जुकाम में कौन सा ऑर्गन्स होता है वो प्रभावित होता है, जिसमें गला भी लिखा हुआ था, लंग्स भी लिखे होते हैं, लंग्स क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। आई बात समझ में क्या, किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो इस, अब देखना रहे इधर, तुम लिखे जा रहे हो, तुम्हारे सामने कोई हीरो खड़ा है तो कोई इज्जत ही नहीं हीरो की। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, दिख नहीं रहा है तुम्हारे, हीरा लाल तेरा खोल के दे दे इसको, समझिए, जिसको नहीं दिख रहा है ले लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे अब तुम्हें बताए जो तुम्हें रोग होना है सामान्य जुकाम, या जो सामान्य जुकाम या मौसम के कारण जो जुकाम देखने को मिलता है तुम्हें, इस जुकाम के अंदर इस रोग को करवाने के लिए कोई न कोई वायरस तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होगा कि नहीं होगा, और उस वायरस का नाम क्या होगा, राइनो वायरस। और ये इंटर मुख्य रूप से कौन से बाहर से होता है, तुम्हारे नाक के द्वारा, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, नासा विषाणु। क्या बोलते हैं, समझ में आ गई बात मेरी? तो बताओ सबसे पहले, अब ये पॉइंट समझ में आए सारे, किसी को दिक्कत है क्या? अब इन पॉइंटों की बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य जुकाम करवाना है तो किसी को बॉडी के अंदर भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा, किसके द्वारा भेजोगे, हैक, किसके द्वारा भेजोगे, एक संक्रमित व्यक्ति की छींक कराओगे, किसके ऊपर, सामान्य व्यक्ति के साथ, ठीक है ना। तो छींक से क्या निकलेंगे, एयर ड्रॉप्स। एयर ड्रॉप्स में कौन होगा, राइनो वायरस का दूसरा नाम क्या होगा, नासा विषाणु। कहां जाएगा, बॉडी के अंदर भी, कहां पर, नाक में और गले में। आई बात समझ में? यानी संक्रमित भाग कौन सा होगा, नाक, और दूसरा गला, तीसरा लंग्स। क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। समझ में आई बात क्या? आगे बात करते हैं इसके कैरेक्टर की बात करें। कैरेक्टर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, कितने, 4। पहले किसको बंद कर दो, नाक को। दूसरा किसको बंद करना है, आवाज को। फटी फटी आवाज निकालनी है तुम्हें, ठीक है ना। समझ गई बात मेरी, कैसी आवाज निकालनी है तुम्हें, फटी फटी। तीसरा काम क्या करना है तुम्हें, गले को दबा देना है, ठीक है ना। किसी और का मत दबाना, ठीक है ना। किसका दबाना है, खुद का दबाना है, ठीक है ना। दबा मत देना तुम्हारे, फिर तुम्हें पता है बी के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। समझ गई बात मेरी? तो बी का गला नहीं दबाना है, ठीक है ना। अगला क्या होगा तुम्हें, ऐसे पकड़ते हो ना सर, वही अभी थोड़ी देर पहले पकड़ रहे थे, वही का वही। समझ गए बात मेरी? आगे बात समझे। ये इफेक्ट जो है वो कितने दिन तक रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 3 से 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। समझ गए बात मेरी? और 3 से 4 दिन तुम्हें कोई टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। और फिर भी ठीक नहीं होते हो तो भगवान के पास पहुंच जाना, बी के पास, मतलब डॉक्टर के पास पहुंच जाना, नहीं तो कहीं रियल भगवान के पास पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं सर ने कहा टैबलेट लेनी नहीं है और महीना हो गया सर्दी जुकाम लगा पड़ा है, ठीक है ना। तो निमोनिया के रोग भी हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं, टीबी के लक्षण भी हो सकते हैं, तो उसमें तुम्हें घातक इफेक्ट देखने को मिल सकता है और आदमी क्या हो सकता है, टपक सकता है, बी के पास पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो बी के पास तुम्हें अभी पहुंचना नहीं है, टाइम है, तो इससे बचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है डॉक्टर के पास पहुंच जाना, ठीक है। अगली बात करते हैं किसकी, ये रोग जो है तुमसे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तुमसे कैसे मिलता जुलता है, सुनना। देखो ये रोग तुम्हारे जैसों से होता है। कभी तुम छोटे बच्चे थे छोटे बच्चे, अभी बोलना मत छोटे बच्चे हम, ठीक है ना। किसी को बोलना मत, कोई हंसेगा कि हम छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना।
हाँ थे, अब सही बोला, ठीक है। जब तुम छोटे बच्चे थे, ठीक है ना, तो तुम क्या करते थे? ऐसे काटते थे कि नहीं दूसरे बच्चों को? डासा बढ़ते थे कि नहीं बढ़ते थे? समझ गई ना आरती? आरती समझ गई? आरती समझ गई? समझ गई तो एक समझी होगी, बाकी को समझाता हूं मैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, जब तुम एक दूसरे लड़ाई करते थे, एक का हाथ ऐसे पकड़ते ऐसे दांतों से बाइट करते थे कि नहीं करते थे? पहले छोटे थे तब तुम्हारे दांत उसके अंदर घुस जाते थे, और कभी कभी तुम्हारे काटने से उस बेचारे बच्चे को कौन सा रोग होता था? रेबीज, ठीक है ना। कौन सा रोग होता था? रेबीज। रेबीज क्या होता है? जो तुम्हारे जैसे रोग होता है, जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? पागल कुत्ते कहते हैं, ठीक है ना। जो पागल कुत्ते हैं, लोमड़ी है, भेड़ है, बंदर है, समझ गए? जो तुम्हारे से मिलते जुलते, जो तुम्हारे धर्म भाई या बहनें हैं तुम्हारी यहाँ पे जो दिख रही है, ठीक है। क्या क्या तुम हो आपस में, ठीक है ना। मैं एक सामान्य ह्यूमन बीइंग हूँ, होमोसेपियंस हूँ, समझ गए बात मेरी? और जो तुम हो सारे के सारे, हाँ। मेरे को काटा हुआ, पागल कुत्ते ने नहीं काटा मेरे को, बेचारे सीधे साधे कुत्ते ने काटा, ठीक है। मैं छोटा नहीं, मैं थोड़ा समझदार था उस समय, 13-14 साल का था, ठीक है। लाल साल का तो अब कुत्ते को कुत्ता काटेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। समझिए बात मेरी। अब देखो यहाँ पे, जब तुम्हें तुम्हें मतलब तुम किसी को काटते हो, मतलब तुम्हें, तुम या तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे जैसी स्पीसीज, जैसे कौन कौन सी हो सकती है? पागल कुत्ते हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? लोमड़ी हो सकती है। और कौन हो सकते हैं? भेड़ हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं? बंदर। जब ये किसी दूसरे व्यक्ति को काटते हैं, यानी मानव को काटते हैं, तो वो अपने क्या करते हैं? जब वो काटते हैं तो उसके मुख से उसका सलाइवा कहाँ चला जाता है? बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर चले जाते हैं, और ब्लड में जाने के कारण उसके साथ एक वायरस जाता है। उस वायरस का नाम क्या होता है? रेबीज वायरस, ठीक है ना। तो इस रेबीज वायरस के कारण तुम्हें एक रोग हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? रेबीज कहते हैं। जिसके कारण बहुत घातक इफेक्ट, सबसे घातक इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो होता है हाइड्रोफोबिया। ये लक्षण होता है, ये रोग का नाम नहीं है, ये क्या है? लक्षण। क्या लक्षण होता है देखना। जैसे ही एक व्यक्ति जाता है और पानी है, और पानी में जैसे ही अपनी परछाई देखता है तो एकदम से पागल जैसी हरकतें करने लगता है। एकदम से तुम भूत देखते हो कि नहीं देखते हो? जिसने देख रखा है, या हॉस्टल के अंदर या यहाँ पे तस्वीरें टूटते हुए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिसने भी भूत देख रखा है, तो जैसे एकदम से खौफ खाते हो, या रात को वैसे लड़कियां एकदम से सुबह उठ के मुंह देखती है आईने के अंदर, तो उनको पता है ये भूत कैसा होता है, ठीक है। लड़के बेचारे भोले भाले, उनको नहीं पता। जब इनके बाल खुले हुए होते हैं और एकदम से आईने के सामने जाती है तो एकदम से डर जाती है कि नहीं, आवाज आती है, अरे मम्मी ये क्या देख लिया, ठीक है। तो वैसा कभी कभी हो सकता है लड़कियों के साथ स्पेशली। तो उस समय वैसा ही कंडीशन किसके साथ होगी? रेबीज नामक जो पेशेंट होगा उसके साथ। जब वो पानी के अंदर खुद की परछाई देखेगा, एकदम से डर जाएगा, खौफ आने लगेगा और भय आने लगेगा, और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। समझ गए? इसके ट्रीटमेंट का एक सीधा सा उपचार है। पहले 21 इंजेक्शन लगते थे उधर गुआ के अंदर, जो नाभि होती है अपने, उसी के अंदर 21 इंजेक्शन लगते थे। अब मेरे ख्याल से किसी में 3 लगते हैं और किसी में 7 इंजेक्शन लगते हैं, समझ गए? 3 या 7 इंजेक्शन, वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। 3 से 7 इंजेक्शन लगा सकते हैं, और एक इंजेक्शन लगभग 400 से 500 के बीच में आता है, ठीक है ना। 350 से लेकर के 500 तक अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंजेक्शन आते हैं। तो ये तुम्हारी नाभि के अंदर पहले 21 इंजेक्शन लगते थे, अब 7 भी लग सकते हैं और 3 इंजेक्शन भी लग सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है तुम्हें पूरा लेना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं एक इंजेक्शन, नहीं तो तुम्हें जो पागल वाले हरकतें होती हैं वो पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं, ठीक है ना। और व्यक्ति पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, दिमाग खराब हो सकता है। समझ गए बात मेरी? आगे बात समझे? समझ गए मेरी बात? क्या कह रहे? तुम्हारा दिमाग सही है? मेरे को लगता नहीं है। समझ गए? तो ये हरकतें तुम कभी कभी करते हो कि नहीं करते हो? हाँ हूँ। चलो समझ गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो ये अपने विषाणु जनित रोग यहाँ पे क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, खत्म होते हैं। नेक्स्ट टर्न पे अपन मिलते हैं कौन से रोग के साथ? प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें अपन को कितने रोगों की बात करनी है टोटल?
तीन, पहला कौन सा है? कौन सा? अमीबदा। दूसरा कौन सा है? निद्रा रोग। और तीसरा कौन सा है? मलेरिया, जिसको अपन बाद में करेंगे, इसीलिए दो रोग अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों के साथ।